हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के संदर्भ में। यह हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं पे बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के तहत किस तरीके से उत्पादन में वृद्धि हुई, और हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर किस तरह से की गई और कब की गई, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई, और हरित क्रांति के कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कहीं ना कहीं उत्पादक को बढ़ाने में काफ़ी अहम है। और दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि हरित क्रांति के जो सकारात्मक परिणाम है वो क्या है, और इसी के साथ साथ हम नकारात्मक परिणाम को भी इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इस तरह से हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से एक सिलसिलेवार हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति ये क्या है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र से है, जिसमें कि विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया, और इसमें उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, और जिसे HYV के नाम से जाना जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उच्च उपज यानी कि उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों का विकास किया गया, जिसमें कि 4 से 5 गुना उत्पादन में वृद्धि होने लगी। और 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की। नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया, और भारत में MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व स्तर में देखा जाए तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। विश्व स्तर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जो ये द्वितीय विश्व युद्ध चला, इस दौरान पूरा विश्व अजीब अवसाद और तनाव से गुजर रहा था। और इस समय इस द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो जापान पर अत्यधिक पड़ा। जापान को इस द्वितीय विश्व युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ, और जापान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। और इस स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने जिम्मेदारी ली। अमेरिका ने इसकी स्थिति को सुधारने के लिए बीड़ा उठाया कि इनकी मदद हम करेंगे, कि जापान की स्थिति को अमेरिका ने सुधारने के लिए इसकी जिम्मेदारी ली। और अमेरिका की सेना में एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिसिल सेलमैन ने इन्होंने कहा कि जापान की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि का विकास करना बेहद ज़रूरी है। कृषि के विकास से ही जापान की स्थिति को सुधारा जा सकता है। ये किसने कहा? ये कहा सिसिल सेलमैन ने विभिन्न शोध एवं तकनीक की सहायता से एक विशेष प्रकार की गेहूं की किस्म को तैयार किया। और जो इन्होंने गेहूं की किस्म को तैयार किया, वो इसका गेहूं का दाने का आकार काफ़ी बड़ा था। और इन्होंने सिसिल सेलमैन ने इसे शोध के लिए मैक्सिको में भेजा। वो किसके पास भेजा? वो भेजा नॉर्मन बोरलॉग के पास शोध के लिए भेजा। और नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के रहने वाले थे, और इस दौरान नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में पहले से ही उच्च पैदावार वाले बीजों के विकास पर वो काम कर रहे थे, और उन्होंने कुछ बीजों का विकास भी किया था जो कि मैक्सिको के नाम से जाने जाते थे उस दौरान। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में तैयार की गई किस्म और सिसिल सेलमैन की जो ये किस्म थी, इनको एक साथ संकलित करके इन्होंने एक नए किस्म की खोज की। यानी कि मैक्सिको में तैयार की गई किस्म जो नॉर्मन बोरलॉग ने तैयार की थी, और यहाँ पे जो सिसिल सेलमैन ने शोध के लिए भेजी थी किस्म, इसको एक साथ संग्रहित करके इन्होंने एक नई किस्म को तैयार किया। और इस किस्म की जो विशेषता थी, वो विशेषता ये थी कि जो इसका पौधा था वो काफ़ी बौना था, काफ़ी छोटा था, और जो इसमें गेहूं लगता है, जो बाली है, वो काफ़ी बड़ी थी।
बालिग बड़ी थी और पौधा काफ़ी बोना था। इस तरह की किस्म की खोज की थी संकलित करके नॉर्मन बोरलॉग ने। इस शोध के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई देने लगी और इसमें नए बीजों के साथ साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग भी किया जाने लगा, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होने लगी। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ने जो ये नई किस्म की खोज की थी संग्रहित करके, इसमें जो ये किस्म थी इसमें उत्पादन में वृद्धि होने लगी और उत्पादन में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा इस दौरान। और इस तरीके से ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है। और आज़ादी से पहले पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। इस भीषण अकाल में 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसका प्रमुख कारण क्या था? कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासनकाल की कमजोर नीतियां थी। इन कमजोर नीतियों के कारण ये भीषण अकाल आया था और जिससे कि 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस समय नेहरू जी ने कृषि विकास पर काफ़ी जोर दिया, क्योंकि इस दौरान खाद्यान्न की कमी देखी गई थी भारत में। और इस समय तक जो भारत में कृषि की जाती थी वो पुराने तरीकों से की जाती थी, जिससे कि उत्पादन काफ़ी कम होता था और हमें खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता था, हमें आयात करना पड़ता था खाद्यान्न। इन सब को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, इसके अंतर्गत जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली और इसमें नेहरू जी ने कृषि पर अत्यधिक जोर दिया गया और भारत में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए इस दौरान काफ़ी ज़रूरी समझा गया, इस दौरान की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जाने लगी इस दौरान की किस तरह से कृषि उपज को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस दौरान खाद्यान्न की कमी थी। खाद्यान्न की कमी को कैसे दूर किया जाए, तो इसीलिए नेहरू जी ने पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को लेकर काफ़ी तवज्जो दी गई। 1963 में नॉर्मन बोरलॉग ने नई किस्म को लेकर, वो इस दौरान 1963 में जलवायु पर काम कर रहे थे और इस दौरान वो भारत आए। भारत में इनकी मुलाकात हुई MS स्वामीनाथन से हुई। 1966 में क्या हुआ भारत में? 1966 में भारत खाद्यान्न की संकट से जूझ रहा था। वो क्यों जूझ रहा था? क्योंकि 1966 में भारत में सूखा पड़ गया था। इस सूखे के कारण ही भारत खाद्यान्न की संकट से जूझ रहा था और इस समय MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर पूसा कृषि संस्थान में उन्नत किस्म के फसलों के विकास पर काम किया। पूसा कृषि संस्थान ये कहाँ था उस समय? ये था उस समय बिहार में, अब ये दिल्ली में है। नॉर्मन बोरलॉग MS स्वामीनाथन एक साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, उन्नत किस्म के बीजों के विकास को लेकर वो काम कर रहे थे। और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम थे और उन्होंने गेहूं की जो नई उपज तैयार की गई थी, नई उपज का विकास किया गया था, उनको आयात के लिए सरकार ने मंजूरी दी और 18,000 टन बीजों का आयात किया गया और कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार भी इस दौरान लागू किए गए थे। भारत में 1964 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो इस दौरान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री और कृषि मंत्री बने थे C सुब्रमण्यम। और इन्होंने क्या किया कि कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार समय लागू किए और जो नई किस्मों का विकास हुआ था और उनको आयात की मंजूरी दी थी और भारत में इसका प्रयोग किया जाने लगा। इस दौरान ये काफ़ी कदम उठाए गए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे समय की मांग करार दिया गया, यानी कि उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान हमारा देश खाद्यान्न की संकट से जूझ रहा है और भारत को किस तरह से इस संकट से बाहर निकाला जाए और इसके लिए ये कार्य करना बेहद ज़रूरी है और यह समय की मांग ही है।
तो इस तरीके से उस समय सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई और सिंचाई के साधनों का विकास पर उस दौरान जोर दिया गया और किसानों को उचित दामों की गारंटी दी जाने लगी, जिससे कि किसान उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सके और साथ ही साथ भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। तो इस तरह से पहल की जाने लगी। और भारत में इस दौरान सरकार ने जब बीजों का आयात किया था, तो इस दौरान भारत सरकार ने क्या किया उस दौरान कि देश के 7 राज्यों से 7 जिलों का चयन किया और इन जिलों में नए बीजों का प्रयोग किया गया और जिसे नाम दिया गया गहन कृषि जिला कार्यक्रम। और इन बीजों का प्रयोग काफ़ी सफल रहा और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया, जिसे देखते ही देखते हमारे देश में हमारा देश खाद्यान्न का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा करने लगा और खाद्यान्न के भंडार भरने लगे उसके बाद। और हमारा देश में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। तो इस तरीके से हमारे देश में इस तरीके से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक या इसे कहा जा सके कारक, तो इसमें जो हरित क्रांति के तहत जो ये उत्पादन में वृद्धि हुई वो किन घटकों के परिणाम स्वरूप हुई, वो हुई सबसे पहले उन्नत किस्म के बीज। और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों के बीजों का जब विकास किया गया, जिससे कि उत्पादन में 4 से 5 गुना वृद्धि होने लगी, जिससे कि उत्पादन में हरित क्रांति के तहत काफ़ी उच्च स्तर पर वृद्धि देखी गई और जो कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए काफ़ी अहम था उच्च किस्म के बीज। रासायनिक उर्वरक, जब उच्च किस्म के बीजों का विकास हुआ, इसके लिए फसलों के प्रॉपर विकास के लिए और उच्च पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके और इसी तरीके से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास हो, जिससे कि इन पौधों का विकास हो सके, प्रॉपर विकास हो सके और जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी। और इस तरीके से रासायनिक कीटनाशक एवं जीवाणुनाशी, फसलों को कीटों एवं जीवाणुओं से बचाने के लिए जरूरी है कि रासायनिक कीटनाशक एवं जीवाणुनाशी इनका प्रयोग करना, जिससे कि फसलों को क्षति से बचाया जा सके और पैदावार उच्च हो सके। और इसी तरीके से मशीनीकरण में कम समय में अधिक उत्पादन करना और कम लागत में अधिक उत्पादन करना, तो इस तरीके से मशीनीकरण का भी इसमें हरित क्रांति में अहम रोल है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के उपकरण औजार इसमें शामिल है। तो इसमें हरित क्रांति के तहत इन मशीनों का विकास हुआ, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि साख भंडारण और वितरण, कृषि साख किस तरह से है? जब उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक हो गया, विभिन्न प्रकार की मशीनें, उपकरण है, इनको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता होती है। तो कृषि साख को उपलब्ध करवाना भी अहम है और किसानों को कृषि ऋण सस्ते में उपलब्ध करवाना, वो कहीं ना कहीं उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा। और भंडारण, जब उत्पादन उच्च मात्रा में उत्पादन होगा तो उत्पादन को प्रॉपर उसका भंडारण की व्यवस्था होना भी आवश्यक है, जिससे कि अनाज को बर्बादी से बचाया जा सके। और इस तरीके से वितरण में क्या है कि जब उत्पादन का भंडारण होगा तो इसका वितरण इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी है, उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए और इस तरीके से सुसंयोजित तरीके से वितरण की भी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है।
तो इस तरीके से हरित क्रांति के प्रमुख घटक है जो काफ़ी अहम है, जो कि हरित क्रांति को एक तरह से सफल बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, कि हरित क्रांति के जो एक तरीके से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक तरह से इतने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उत्पादन में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाले बीजों का जब विकास हुआ, और ये काफ़ी हरित क्रांति में काफ़ी अहम है कि उच्च उपज देने वाले बीजों का जब विकास हुआ, इससे उत्पादन में 3 से 4 गुना वृद्धि होने लगी, और जिससे कि उत्पादन एक तरह से देश में खाद्यान्न संकट तो दूर हुआ ही, लेकिन हरित क्रांति की वजह से हमारे भंडारण भरने लगे, और हम आत्मनिर्भर नहीं बल्कि हम उनको निर्यात करने लगे। और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर, ये किस परिप्रेक्ष्य में है? जब कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होगी तो फसलों के देखरेख एवं फसलों के रखरखाव के लिए अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। जब अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी तो इससे यहाँ पर नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और इसी तरीके से गैर कृषि क्षेत्र में किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है ये? वो इस तरीके से करवाता है कि जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसे मंडियों तक, बाजार तक पहुंचाने के लिए और उद्योगों तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं श्रम शक्ति की अधिक मांग होती है, जो नए रोजगार के अवसर प्राप्त करता है। और जहां पर वो उद्योगों में जाएगा कच्चे माल के तौर पर, वहां पर वो उद्योग उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा, वहां पर भी श्रम शक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। तो इस तरीके से कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और अगला है ग्रामीण विकास। जब लोगों की आय में वृद्धि होगी, अधिक उत्पादन से लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। वह चाहे परिवहन सुविधाएं हों, जब कृषि उत्पादन को मंडियों, बाजार एवं उद्योग तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं का विकास होगा। और इसी के साथ ही साथ बैंकिंग सुविधाओं का विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, शिक्षा का विकास, तमाम प्रकार के सेवाओं का इसमें विकास होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि कहीं ना कहीं ये इसमें हरित क्रांति का अहम योगदान है। विदेशी मुद्रा की बचत, ये किस परिप्रेक्ष्य में है? ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब हमारे देश में खाद्यान्न संकट था तो हमारा देश विदेशी राज्यों से वो आयात करता था, अन्य देशों से जब आयात करता था तो हमारा देश विदेशी मुद्रा देकर उसे आयात करता था। अब जब हमारा देश पूर्ण रूप से खाद्यान्न के संकट से बाहर निकला है और खाद्यान्न की दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हुआ है, आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि वो निर्यात करता है, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी। हम उस विदेशी मुद्रा को और जगह खर्च कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। आय में वृद्धि, ये जाहिर सी बात है, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, ये औद्योगिकरण को प्रोत्साहन 2 तरीके से होगा। ये कैसे होगा? एक तो होगा जो प्रत्यक्ष रूप से उद्योग कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जो जिन उद्योगों के लिए कृषि कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। जब कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होगी तो उद्योगों के लिए कच्चा माल बड़ी आसानी से उपलब्ध होगा, जिससे कि वो उद्योग उत्पादन के लिए और अधिक प्रोत्साहित हो गए, उन उद्योगों का विकास होगा। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी ओर देखें, दूसरी ओर क्या है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो उनमें कृषि उपकरण, औजार की मांग बढ़ेगी, इनके उपकरणों की मांग बढ़ेगी। जो उद्योग इन उपकरणों को बनाता है उन उद्योगों के लिए, उन उत्पादन के लिए मांग बढ़ेगी, जिससे कि अगर उन उद्योगों में मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो उद्योग भी उत्पादन के लिए आगे प्रोत्साहित होंगे। इस तरीके से हरित क्रांति औद्योगिकरण में प्रोत्साहन प्रदान करती है, विकास होता है। हरित क्रांति की वजह से उद्योगों का विकास हुआ है। तो इस तरीके से हरित क्रांति के तहत ये इसके सकारात्मक परिणाम है।
अब हम इसके इसके उलट देखते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। वो क्या है? हरित क्रांति के जो नकारात्मक परिणाम है वो है, एक तो है कृषि के विकास में असंतुलन। ये किस परिप्रेक्ष्य में है? ये इस तरीके से है कि जब हमारे देश में कहीं ना कहीं जो कृषि का विकास हुआ है वो हुआ है दो फसलों को लेकर, गेहूं चावल। जो क्षेत्र गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल है वहां पर विकास हुआ है कृषि क्षेत्र पे, और जो अनुकूल नहीं है वो प्रतिकूल है, वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इस तरीके से वो विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कृषि के विकास में असंतुलन देखा जाता है। आय वितरण में भारी असमानताएं। जब कोई क्षेत्र में दो फसलों को लेकर विकास होगा वहाँ पर रहने वाले लोगों की आय में तो वृद्धि होगी, लेकिन इसके विपरीत जो क्षेत्र अनुकूल नहीं होंगे इन गेहूं और चावल की फसल के लिए, वहाँ पे खेती करने वाले लोगों की आय कम होगी, जिससे कि वो हरित क्रांति के तहत आय वितरण में भारी असमानताएं देखी जाती है। रोजगार के अवसर में कमी। ये जाहिर सी बात है कि जब हरित क्रांति के तहत मशीनीकरण का प्रयोग होगा, औजारों का प्रयोग होगा, मशीनों का प्रयोग होगा, मशीनीकरण होगा, तो इससे क्या होगा? रोजगार के अवसर में कमी होगी। बड़े बड़े जोतों में जब मशीनों से कार्य किया जाएगा तो वह श्रम शक्ति की मांग कम करेगा, जिससे कि रोजगार के अवसर कम हो गए। विभिन्न फसलों के उत्पादन की वृद्धि में असंतुलन। ये किस तरीके से है? हरित क्रांति गेहूं और चावल पर आधारित है और ये अन्य फसलों को नज़रअंदाज करता है, और इसमें तो वृद्धि देखी गई है गेहूं और चावल में, लेकिन इसके उलट जो दूसरी फसलें हैं जैसे दलहन, तिलहन, इनके उत्पादन में वृद्धि नहीं दिखाई देती है, जिससे कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि में असंतुलन दिखाई देता है। और अगला है उत्पादन लागत में वृद्धि। ये जाहिर सी बात है कि हरित क्रांति के तहत उत्पादन लागत काफ़ी अधिक है, जिसमें कि उन्नत किस्म के बीज और उपकरण और रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक ये काफ़ी महंगे हैं, जिससे कि उत्पादन लागत काफ़ी अधिक आती है। परिणाम है, और इस तरीके से हमने इस टॉपिक के अंतर्गत, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत हमने इन विभिन्न बिंदुओं को जाना है, जिसमें कि हमने विभिन्न बिंदुओं को एक सिलसिलेवार जानने का प्रयास किया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।